चलिए अब हम आगे देखते हैं पूरा इनकम मेथड प्लीज। अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशन थी दैट एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड टू फैक्टर ओनर्स। जितनी भी हमने फैक्टर ओनर्स को पेमेंट करी है, फैक्टर पेमेंट्स करी है, उन सबका सम क्या है आपका एनडीपी एट एफसी। अच्छा जी, अब ये जो फैक्टर पेमेंट्स होती हैं ये किस फॉर्म में होती हैं सर? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। चलिए अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं चारों कंपोनेंट्स को। वेजेस को बेटा हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी मैं सारी चीजें इन डिटेल आपको समझाऊंगा। रेंट को हम बेटा बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स ही बोला जाता है। बट हाँ ये जरूर है कि इन तीनों के सम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। अब आइए मैं आपके साथ एक एक चीज बड़ी डिटेल में डिस्कस करता हूं। आइए सबसे पहले हमने बात करी, एक वर्ड हमारे सामने आया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे सामने एक टर्म है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है whatever the employee is getting from employer, whether in cash or in kind, including both present and future benefits। अब ये क्या है सर? ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने बोला कि वट एवर द एम्प्लॉय इज गेटिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को जो भी रिसीव हो रहा है किससे बेटा? एम्प्लॉयर से। वेदर इन कैश और इन काइंड। मतलब देखिए आप बोलते हैं वेजेस मिलती है, और वेजेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इन कैश हो। वेजेस इन काइंड भी हो सकती है। सर इन काइंड वेजेस का मतलब क्या होता है? इन काइंड का मतलब होता है पर्क्स, परक्विसिट्स। आपने वर्ड सुना होगा। इन काइंड का मतलब होता है परक्विसिट्स। ये क्या होते हैं सर? ध्यान से सुनिए। सपोज मैं कंपनी में जॉब करने गया और उन्होंने मुझे एक कार दे दी, रहने के लिए घर दे दिया। अब जो उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, मुझे उसका कोई रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने पता लगाया कि अगर वैसा घर मैं उस एरिया में लेता तो मेरा रेंट 70,000 रुपये महीना आता, जो कि मुझे नहीं पे करना पड़ रहा क्योंकि कंपनी का वो अपना घर है, मुझे उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं पेमेंट करता तो कितनी करनी पड़ती? 70,000। दैट 70,000 दो मुझे पे नहीं करना पड़ रहा, बट पे करना पड़ता तो कितना करना पड़ता? दैट इज इन काइंड। मतलब आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कुछ बेनिफिट्स डिलीवर किए जा रहे हैं और उसके लिए वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हो कि दो हमें वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ा, बट अगर पे करना पड़ता तो कितना पे करना पड़ता। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेजेस इन काइंड। इसके एग्जाम्पल रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसका एक और एग्जाम्पल है इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ये क्या होते हैं सर इंटरेस्ट फ्री लोन? सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूं, मुझे अचानक लोन की जरूरत पड़ गई, पैसों की जरूरत पड़ गई। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 20 लाख रुपए का लोन दे दिया और मुझे बोला कि सर आप सिर्फ अपनी सैलरी में से प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट करवाते रहना,
आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नाउ अब मुझे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है। क्या कोई इंटरेस्ट अमाउंट मेरे में डिडक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। बट अगर मैं मार्केट से लोन लेता हूं तो क्या देना पड़ता है उस पर? इंटरेस्ट, जो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देना पड़ा, इसलिए बोला गया इंटरेस्ट फ्री लोन। ये वेजेस इन काइंड कैसे है सर? हम इसमें भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कि अगर यही लोन मैं मार्केट से लेता, यही लोन अगर मैं मार्केट से लेता तो मुझे उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, हम उस वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट करके एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करते हैं। दैट इज वेजेस इन काइंड। वेजेस इन कैश, इसके अंदर कुछ ज्यादा बातें नहीं है, आपको पता है जो एक बेसिक सैलरी हमें मिलती है या जितने भी तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस क्या होता है सर? अमाउंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लंच अलाउंस। लंच अलाउंस क्या होता है सर? सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको 5,000 रुपीज का लंच अलाउंस दिया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग जॉब पे आना है क्योंकि 6 बजे, तो हो सकता है आप अपने साथ लंच कैरी ना कर पाओ, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक 5,000 रुपीज का लंच अलाउंस देती है ताकि आप आफ्टरनून के अंदर कंफर्टेबली बाहर से मंगा के लंच कर सको और उसका बर्डन आपके ऊपर ना आए। तो ऐसे अमाउंट जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं वो कहलाते हैं अलाउंसेस, और वो पार्ट पड़ते हैं किसका? वेजेस इन कैश का। ठीक है बेटा। इसके अलावा क्या आता है, ध्यान से देखिए। सेकेंड चीज हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लेते हैं सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर्स, या contribution by employers in retirement benefit schemes। ये क्या होता है? बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिए। देखिए, इसके लिए आपको कुछ वर्ड मेरे साथ समझने पड़ेंगे। जैसे एक वर्ड होता है प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब आपने सुना होगा, ध्यान से सुनिए। होता क्या है, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। जैसे मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए की सैलरी से 50,000 पर मंथ है। ठीक है। मिस्टर ए अपने बॉस के पास जाते हैं, एम्प्लॉयर के पास जाते हैं। एम्प्लॉयर है इनके कौन? मिस्टर बी। और बड़ी एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं, सर एक बात बताओ, मैंने लगभग 23 साल की उम्र तक पढ़ाई करी, उसके बाद लगभग 37 साल आपके यहां नौकरी करूंगा, 37 ईयर्स, 60 साल आ गए, मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, और रिटायरमेंट के बाद ना मैं पढ़ने लायक रह गया और ना मैं पढ़ाने लायक रह गया, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास उस समय सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, और 60 साल के बाद मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा। मिस्टर ए ने बात मिस्टर बी को कन्वे करी कि सर आफ्टर माय रिटायरमेंट मुझे आप कुछ पे तो करेंगे नहीं, तो अगर आप पे नहीं करेंगे तो मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा। तो मिस्टर बी ने क्या बोला, डू वन थिंग, आप डिडक्ट करवाओ पार्ट ऑफ सैलरी। मिस्टर बी ने एडवाइस किया मिस्टर ए को, क्या करो कि आप अपनी सैलरी का एक पार्ट डिडक्ट करवाओ। मतलब सपोज मैं मिस्टर ए हूं, मेरा बॉस मुझे बोल रहे हैं चंदन सर डू वन थिंग, आप अपनी सैलरी से 5,000 रुपये महीना कटवा लिया करो। मैंने कहा सर आप क्या करोगे, चलो मैं 5,000 रुपये कटवा लेता हूँ। ये ठीक है, मुझे बैंक में रख देंगे, जब आपका रिटायरमेंट होगा हम आपको पैसे दे देंगे। सर इतनी अकल तो मेरे पास भी है कि मैं अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये कट करके बैंक में रख लूं और उस पर रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल लूं। तो मेरे बॉस ने कहा बेटा इतनी अकल नहीं है तेरे पास, ऐसे मत बोलो, बहुत अकल है। कहते आप अपनी सैलरी में से जितना अमाउंट कट करवाओगे, ये मेरे बॉस बोल रहे हैं कि आप अपनी सैलरी में से जितना अमाउंट कट करवाओगे उतना अमाउंट एडिशनल कंपनी और मिलाएगी। तो समझ नहीं आ क्या कह रहे हो, कुछ अच्छा सा लग रहा है सुनने और समझ में नहीं आ रहा।
मिस्टर बी ने क्या बोला, डिडक्ट करवाओ पार्ट ऑफ सैलरी। किसको बोला, किसको बोला ये, टू मिस्टर ए। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मिस्टर ए डिसाइडेड टू डिपॉजिट ₹5,000 फ्रॉम हिज सैलरी। मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी में से कितना डिपॉजिट करवाएंगे, 5,000। तो मिस्टर ए अगर 5,000 अपनी सैलरी में से डिपॉजिट करवा रहे तो कंपनी 5,000 एडिशनल मिलाएगी। टोटल कितना हो गया बेटा, 10,000। ये 10,000 रुपए एक अकाउंट में इकट्ठा किया जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पर ये सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को पे किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोविडेंट फंड। बात समझ में आ गई। प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक पार्ट कट करवाएगा और जितना एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक पार्ट कट करवाएगा, एम्प्लॉयर उतना पोर्शन एडिशनल कंट्रीब्यूट करेगा ओवर एंड अबव द सैलरी, एंड वो टोटल अमाउंट जो है वो एक पूल फंड्स में इकट्ठा किया जाता है, जो विद इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम एम्प्लॉय को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर मिस्टर बी है, डिडक्ट करवाया पार्ट ऑफ सैलरी मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने कितने डिसाइड किए, 5,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल ऑफ ₹10,000 विल बी डिपॉजिटेड इन पीएफ अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी के पीएफ अकाउंट में हम टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट करवाएंगे, सॉरी मिस्टर ए कितना जमा होगा बेटा, 10,000 रुपए। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफ समझ में आएगी, पीएफ का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफ समझाया। पेंशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ सर्विसेज दे रहे होते हैं और अप टू रिटायरमेंट कंटिन्यू करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद एक नॉमिनल अमाउंट हम उनको पर मंथ पे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूँ समझना। यहाँ मिस्टर की सैलरी कितनी थी, 50,000। चलो मिस्टर ए को छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल लो, खुद का एग्जांपल लो, तभी समझ में आएगी। आप बीती हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, दूसरों को तो हमें महत्व ही नहीं देना होता, अपने पे लेना, अपने पे एकदम। बेटा सपोज तुम्हारी सैलरी 1,00,000 रुपए, अपनी शक्ल मत देखो, अब शीशे में अच्छे लग रहे हो। आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए, सर दिल खुश हो गया, 1,00,000 रुपए सैलरी। 1,00,000 रुपए आपकी एक महीने की सैलरी है और आपने डिसाइड किया आप 10,000 रुपए महीना अपनी सैलरी में से कट करवाएंगे पीएफ अकाउंट के लिए। एक बात बताओ, जो आप अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए कट करवा रहे हो, क्या मैं कह सकता हूं कि वो तो बेटा आपकी सेविंग्स है, वो तो आपकी क्या है, सेविंग्स है। 10,000 रुपए कट करवाने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी सैलरी 90,000 रुपए हो गई। सैलरी तो आपकी 1,00,000 रुपए है, बस अब आप उसमें से 10,000 रुपए जो है वो फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। गलत तो नहीं बोला, मान गए आप इस बात को, ध्यान से समझिए। अब 1,00,000 रुपए की सैलरी में से 10,000 रुपए हम लोग अपना पीएफ कटवा रहे हैं, 90,000 इन हैंड आ रहा है, 10,000 रुपए फ्यूचर के लिए सेव हो रहा है। बट क्या फ्यूचर के लिए 10,000 सेव हो रहा है, नहीं सर, फ्यूचर के लिए तो 20,000 सेव हो रहा है, क्योंकि अगर 10,000 रुपए हमने कट करवाए तो 10,000 रुपए हमारा एम्प्लॉयर भी तो मिला रहा है, फ्यूचर के लिए तो 20,000 रुपए सेव हो रहा है। तो एक बात बताना, रिश्ते देखने आए लोग, क्या बताओगे सैलरी 1,00,000 है, 1,10,000 है, सर 1,10,000 है, समझ में आई बात। हाँ, अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, उसमें से 10,000 रुपए पीएफ आप कटवा रहे हो, तो 10,000 एम्प्लॉयर एडिशनल कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आपके टोटल सैलरी अकाउंट के अंदर क्या 1,00,000 रुपए जा रहा होगा, नहीं, आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी, 1,10,000 रुपए। अब ये मत कहना कि 10,000 तो कम भी हो गए, अबे बेशर्मो, वो इन हैंड 90,000 आ रहा है, बट 20,000 रुपए फ्यूचर के लिए सेव भी तो हो रहा है, वो भी तो आपकी सैलरी का पार्ट है। तो आपकी सैलरी 1,00,000 नहीं है, 1,10,000 है। अब इसमें ना एक चीज आती है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या पूछा जाता है, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफ यहां से रब कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। दो तरह के कंट्रीब्यूशन हुए, एक हुआ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ध्यान से समझना इस चीज को, और एक हुआ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर।
कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय और एक कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। बेटा अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो उससे उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही। भाई एम्प्लॉय, अगर हम अपनी सैलरी में से 10,000 पीएफ कटवा रहे हैं तो सैलरी बढ़ रही है या कम हो रही है? ना ही सैलरी बढ़ रही है ना ही सैलरी कम हो रही है। अरे एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए महीना आता है, तुम जाके 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए होते हो और 50,000 घर लेके जाते हो, तो क्या सैलरी 50,000 हो गई? एक ही रही ना। सेम वे 1 लाख की सैलरी है, 10,000 का अगर पीएफ कट रहा है, 10,000 का पीएफ कट रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या वो सैलरी में से प्लस या माइनस होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नॉट इंक्लूडेड और excluded in compensation of employee because it indicates application या दूसरे अच्छे सिंपल वर्ड्स में सेविंग्स ऑफ wages received by एम्प्लॉय। ना इसे हमें प्लस करना और ना हमें माइनस करना। बट मेरा एम्प्लॉयर अगर एडिशनल अमाउंट लगा रहा है, मेरा एम्प्लॉयर अच्छा है, 10 की जगह वो कितने बैंक में जमा करवा रहा है? 20। मेरी सैलरी कितनी हो गई थी? 1,10, मतलब 1 लाख तो थी और एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो बेनिफिट अलग से मिला। मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज it is over and above the wages received by employee. It is over and above the wages received by employee. जो एम्प्लॉय वेजेस रिसीव करता है उससे ये ओवर एंड अबव होता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपको सोशल कंट्रीब्यूशन जो लेना है वो एम्प्लॉयर्स का लेना है, एम्प्लॉयज का नहीं लेना। क्यों नहीं लेना वो मैं सब बता चुका, क्योंकि एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे सैलरी में प्लस माइनस नहीं होता। इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, इट जस्ट इंडिकेट दैट हाउ द एम्प्लॉय इज यूटिलाइजिंग द सैलरी, बट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से सैलरी बढ़ जाती है। तो ये सारी बात आपने मेरे साथ सीखी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लेके। लेट अस समराइज कि वट एवर द एम्प्लॉय इज गेटिंग वेदर इन कैश और इन काइंड, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स, वेजेस आ सकते हैं और social contribution made by employer. Wages can be in cash or can be in kind. Kind means perquisites, in cash basic pay allowances. And the second one is social contribution made by the employer, which is also known as contribution by employers in retirement benefit schemes. The examples are provident fund and pension, and only employers contributions are considered, not the employees contribution. प्लीज फटाफट इसको एक बार सारा का सारा जो है इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन बढ़ाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स पे।